हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीपीएससी कॉर्नर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी जो है वेल हो रही होगी। तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम जो है आपका नवंबर एंड से दिसंबर के बीच होने की संभावना ज़्यादा बनती नज़र आ रही है और आपको जल्द ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा फॉर्म फिलअप का। तो ऐसे में जो है फ्रेंड्स, बीपीएससी कॉर्नर पर बीपीएससी शिक्षक भर्ती फ़ेज़ 2 के लिए प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। फ्रेंड्स, फ़ेज़ 2 के लिए हम जो है प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं और उसी के तहत जो है ये हमारा प्रैक्टिस सेट 16वां है। ये जो सेट है हमारा 16वां है। इससे पहले हम लोगों ने कुल 15 प्रैक्टिस सेट को देख लिया है फ्रेंड्स। और अगर आपने चैनल पर मेरे नए आए हैं तो प्लीज़ जाकर उन सभी प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है सभी प्रैक्टिस सेट हैं। और ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करने से क्या होता है कि आपसे जो गलत क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, उसकी संभावना कम बनी रहती है, क्योंकि जो है आप एकदम एक्यूरेसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे अच्छे बनेंगे। तो इसलिए प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़रूरी है। आप जब रीड कर रहे हैं बुक को, जो बेसिक बुक है उसको तो पढ़ ही रहे हैं, प्लस जो है प्रैक्टिस सेट भी लगाया ही कीजिए। तो जितने सारे प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने कर लिया है, अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो जाके उन सभी प्लेलिस्ट पर जाके जो है प्रैक्टिस सेट को आप भी सॉल्व कर सकते हैं। और बता दूं फ्रेंड्स कि मेरे चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शिक्षक भर्ती से रिलेट जो है जितने सारे अब तक हो रखे हैं, वो सभी आपको एक प्लेलिस्ट पर दिखाई दे देगा। तो आप उन सभी को भी जाकर जो है सॉल्व कर लीजिए। तबीयत ख़राब होने की वजह से इधर कुछ जो है थोड़ा बहुत प्रैक्टिस सेट लाने में दिक्कत हो रही है। जल्द ही जो है ये सिलसिला ख़त्म होगा और जो कंटिन्यूटी है वो बरकरार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसी होप के साथ शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन भी आप तक ज़रूर पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, बी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सी राज्य का राज्यपाल या राज्य का मुख्यमंत्री। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। और ये की अनुच्छेद किसके तहत की जाती है? तो भारतीय संविधान अनुच्छेद जो 214 से 232 के बीच जो है फ्रेंड्स, उच्च न्यायालय के संबंध में उपबंध है आपका। याद रखिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा ही हम हटा सकते हैं। और भारत में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। एक फैक्ट के तौर पर आप याद रख सकते हैं अगर पूछें तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? जो मनसबदारी प्रथा थी या प्रणाली थी, इसको किसने प्रारंभ किया था? शाहजहां ने, जहांगीर ने, बाबर ने या अकबर ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो बीपीएससी है इसका मोस्ट फेवरेट ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मनसबदारी से और अकबर से रिलेट हमेशा क्वेश्चंस। जो मुग़ल काल है, यहाँ से क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आप इस जो टॉपिक है, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से, सल्तनत काल, मुग़ल काल, इन सब को जो है अच्छे से कवर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो जो मनसबदारी प्रणाली थी यह अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता जो थी, यह मनसबदारी प्रथा ही थी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं? तो क्या संकेत करते हैं यह? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री की जो है संकेत करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेख का अर्थ स्पष्ट किया था? यानी उनके शिलालेखों को कब पढ़ा गया था पहली बार, यह पूछ रहा है सवाल में। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, सन 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप ने जो पहली बार है अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था। और अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिसेप को ही प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को।
सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है वह है पेंगुइन, कीवी, शुतुरमुर्ग या एमू। तो कौन सा ऐसा बर्ड है जो काफ़ी हाई स्पीड से दौड़ता है? तो फ्रेंड्स, यह जो है आपका पक्षी है यह है शुतुरमुर्ग। याद रखिएगा फ्रेंड्स, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी शुतुरमुर्ग पक्षी है जो तेज गति से दौड़ सकता है, और यह जो है आपका मध्य पूर्व एशिया में और अब जो है प्रायः केवल अफ्रीका का एक बड़ा उड़ान रहित यह पक्षी है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है? बताना है। नारियल की खेती, कॉफ़ी, चावल या गेहूँ। तो ऐसी कौन सी फसल होती है जो हम अक्टूबर से नवंबर के बीच में बोते हैं फ्रेंड्स, और अप्रैल और मार्च में काट ली जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गेहूँ। गेहूँ को जो है आपका अक्टूबर नवंबर के बीच बोया जाता है और अप्रैल या मार्च में जो है काट लिया जाता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। बात करें अगर आपके कॉफ़ी की, तो भारत में कर्नाटक जो है कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1 मई को, 2 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को या 30 जनवरी को? 30 जनवरी को। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस को हम प्रत्येक वर्ष जो है 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं, और इसी दिन जो है महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी का जो है जन्म दिवस भी है। तो क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। पटना जिले में स्थित नाखास पिंड का संबंध है। तो नाखास पिंड है क्या? भारत छोड़ो आंदोलन से है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से है, असहयोग आंदोलन से या खिलाफत आंदोलन से? किन से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, पटना जिले में स्थित नाखास पिंड का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो है ये बिहार से है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था जो कि 6 अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया था, उसी से यह जो है संबंध रखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ था? भाग 3 में, अनुच्छेद 368 में, प्रस्तावना में या संविधान में? कहीं भी नहीं इसका प्रयोग किया गया है। तो संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था कहीं पे भी नहीं, संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का जो है प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ना कि संघीय शब्द का इस्तेमाल किया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका भारत में वर्तमान में कुल ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट की संख्या कितनी है? 2021 तक पूछा है फ्रेंड्स। यह बीपीएससी पीटी परीक्षा में पूछा जा चुका है सवाल। याद रखिएगा फ्रेंड्स, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुल जो है 10 समुद्र तटों को अब तक जो है आपका ब्लू फ्लैग प्रमाणित जो है सर्टिफिकेट दिया जा चुका है 2021 के डेटा के अनुसार फ्रेंड्स। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। बाबूजी के उपनाम से किसे याद किया जाता है? तो बाबूजी के उपनाम से जो है जगजीवन राम को याद किया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और याद रखिएगा, सबसे लंबी अवधि तक केंद्रीय मंत्री रहने का रिकॉर्ड जो है जगजीवन राम को ही प्राप्त है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। 12 में है संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है फ्रेंड्स? तो यह हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया था या जिसे रोका गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज से संबंधित है? कौन संबंधित है फ्रेंड्स? नानावती आयोग, बलवंत राय मेहता समिति, लिब्राहन आयोग या शाह आयोग? तो पंचायती राज से संबंधित सभी को पता होगा, यह हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति का संबंध जो है पंचायती राज व्यवस्था से है। तो याद रखिएगा। बात करें लिब्राहन आयोग की, तो यह बाबरी मस्जिद से संबंधित था। ये जो लिब्राहन आयोग था यह बाबरी मस्जिद से संबंधित रखता था। बात करें नानावती आयोग का,
तो यह गुजरात दंगे की जांच से जो है संबंध रखता था। तो ये सब कुछ जानना ज़रूरी होता है, आप याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है 1957 ईस्वी को किया गया था। 1957 इस जो है ईस्वी में को किया गया था। और इन्होंने जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश भी की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मोटिवेशन के लिए या मोटिवेट करने के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कौन विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यह थे आपके नादिर शाह। याद रखिएगा, ईरान के जो सम्राट थे नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा मयूर सिंहासन को लूटकर स्वदेश लेकर चले गए थे। और नादिर शाह ने हमला किया कब था? तो 1739 ईस्वी को दिल्ली पर जो है आक्रमण किया गया था नादिर शाह ने। याद रखिएगा, और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। किस भारतीय मूल की महिला को आईएमएफ का डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? आईएमएफ की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, तो यह बनाई गई हैं आपकी, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, गीता गोपीनाथ। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा करंट का। अगर बात करें 7th फेज़ की, तो 7th फेज़ में जो है आपका 7th फेज़ में है जो है आपका 10 से 12 क्वेश्चन का लगभग करंट अफेयर्स के रहे हैं। आप भी क्वेश्चंस देख सकते हैं फ्रेंड्स। अगर मैं गलत बता रही हूँ तो उस भी पोर्शन को जो है करंट का पोर्शन भी आपको बहुत ही अच्छे से जो है रेडी करना पड़ेगा, ताकि इस बार जो है कोई भी मिस्टेक ना हो, ताकि इस बार आप एक शिक्षक बन जाएं बिहार में और अपना सर्विस दें। क्योंकि फ्रेंड्स फिर ना जाने इतने अच्छे खासी संख्या में कब वैकेंसीज आएँ, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अगर मौका मिला है तो बस लग जाइए और एकदम कंसंट्रेट के साथ अपनी पढ़ाई को एकदम बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम में ज़रा सा भी जो है गलती ना हो आपसे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 में है, भारत में निम्नलिखित में वह कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है जहां गैंडा के संरक्षण की परियोजना चल रही है? बांदीपुर में, पेरियार में, काजीरंगा या गिर फॉरेस्ट में? तो यह चल रहा है फ्रेंड्स काजीरंगा में। याद रखिएगा, काजीरंगा उद्यान एक सींग वाले गेंडा के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और बात करें अगर गिर फॉरेस्ट की, ये जो गिर फॉरेस्ट यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया गया है, तो यह जो है आपका गुजरात में है, जो कि शेर के लिए प्रसिद्ध है। आप याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा 16 का आंसर हो जाएगा। गेंडा के संरक्षण की परियोजना जो है काजीरंगा में चल रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं फ्रेंड्स। आवाज़ में थोड़ा आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तबीयत ख़राब होने की वजह से जो है साउंड थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में है, किसी संस्था की लाभप्रदता निर्भर करती है? तो किस पर निर्भर करती है आपको यह बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यास के संसाधन की गति पर। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स। किसी संस्था की जो लाभप्रदता होती है यह न्यास के संसाधन की गति पर निर्भर करती है। और जो न्यास परिषद या ट्रस्टीशिप की विचारधारा है, यह महात्मा गांधी द्वारा जो है दिया गया था। ट्रस्टीशिप महात्मा गांधी द्वारा दिया गया सामाजिक आर्थिक दर्शन है फ्रेंड्स। और इसका उद्देश्य कैसे उपलब्ध संसाधनों का लोक कल्याण में अधिकतम प्रयोग किया जा सके। यह जो है आपका लाभप्रदता पर जो है न्यास के संसाधन की गति पर जो है गांधी जी ने जो है अपने बोला था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद इनमें से किस मुगल इमारत में सबसे पहले देखा गया? हुमायूं के मकबरे में, अकबर के मकबरे में, जहांगीर के मकबरे में या इमादुद्दौला के मकबरे में? तो सबसे पहले विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद जो है सबसे पहले इमादुद्दौला के मकबरे में देखा गया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बता दें कि इमादुद्दौला का मकबरा जो है आगरा में स्थित है और इसे नूरजहां ने बनवाया था। तो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और नूरजहां के जो पिता का नाम था यह गियास बेग था, याद रखिएगा। और गियास बेग को जो है इमादुद्दौला की उपाधि दिया गया था। तो ये जो थे नूरजहां के पिताजी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है, किस संस्था ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है? दुनिया का पहला
वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड। फ्रेंड्स, जहाँ पे भी कहीं पहला शब्द जुड़ जाता है तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं आपके करंट अफेयर्स के तौर पर आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कई बार आपने देखा होगा। तो याद रखिएगा, यह जो है आपका विश्व बैंक हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद से जुड़ी यह घटना अधिकतर पाए जाते हैं ग्रीनलैंड में, दक्षिणी ध्रुव में, हिमालय में या उत्तरी ध्रुव में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव में। याद रखिएगा, उत्तरी ध्रुव में अधिकतर जो होता है हिमनद पाया जाता है। हिमनद का विस्तार पृथ्वी के दोनों वृत्तों पर पाया जाता है फ्रेंड्स, जो उसका उत्तरी ध्रुव है और दो दक्षिणी ध्रुव है, और ये मान लीजिए अर्थ है, तो दोनों ध्रुवों पर पाया जाता है हिमनद का जो है विस्तार। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 में है आपका सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। तो यह बनाया गया था सांची का स्तूप मौर्य शासक अशोक ने। याद रखिएगा, अशोक ने। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, और यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सांची तथा भरहुत के स्तूपों की खोज जो है अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। यह भी कई बार सवाल आपसे पूछता है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में है आपका डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है। तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना पटना में की गई है। कई बार यह क्वेश्चन बीपीएससी बीटी परीक्षा में आपको, जब से यह सेंटर का जो चर्चा या बनाने की घोषणा की गई है, तब से लगातार यह सवाल आपको पूछा ही जाता है। तो याद रखिएगा, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में अवस्थित है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। तो यह बना हुआ है फ्रेंड्स ऑप्शन बी कृष्णा नदी पर। जो नागार्जुन सागर बांध है, यह कृष्णा नदी पर बनाया गया है। तो याद रखिएगा, और यह नागार्जुन सागर बांध जो है आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है, तो इसका लोकेशन कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। चलिए अब देख लेते क्वेश्चन नंबर 24 को। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में कौन सा मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार नहीं है फ्रेंड्स, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, भाषण का अधिकार या जीवन का अधिकार। तो ऑप्शंस को देखकर आपको सही आंसर बताना है। तो जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, सूचना का अधिकार है, यह हमारा मूल अधिकार नहीं है फ्रेंड्स। याद रखिएगा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लाया गया था। 2005 में लाया गया था। नागरिकों को कुछ अपवादों को छोड़कर किसी भी प्रकार की सूचनाओं को मांगने या जानने का अधिकार है यह। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन नंबर 25 में है आपका भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन होता है। भारत का राष्ट्रपति होता है, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, या राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। तो यह माने जाते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन बी हो जाएंगे, भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान का अभिरक्षक भारत का मुख्य न्यायाधीश होते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्या करने वाली संस्था उच्चतम न्यायालय होती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। ग्रीन पार्क स्टेडियम है कहाँ पर अवस्थित है, यह पूछ रहा है आपसे। तो यह हो जाएगा आपका कानपुर में। याद रखिएगा, ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है यह कानपुर में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था। लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड विलियम, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड बेंटिक के काल में। तो जो रॉलेट एक्ट कानून था 1919 का, इसको चेम्सफोर्ड के जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में लागू किया गया था। और इस एक्ट को जो है काला कानून भी कहते थे भारत के लोग। और रॉलेट एक्ट जो है 1919 के तहत अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। तो इसे जो है बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का भी कानून कहा जाता था फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा, ये सब कुछ जो है इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं इस 1919 के रॉलेट एक्ट के बारे में, आपको याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 28 में है मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था। तो यह 1972 में कहाँ हुआ था, यह पूछ रहा है। तो जो मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 है, यह स्टॉकहोम में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है स्थानीय बाजार से, राष्ट्रीय बाजार से, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से या प्रादेशिक बाजार से। तो जो स्वर्ण होता है यह मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित होता है फ्रेंड्स। याद रखिएगा, जो इकोनॉमिक्स के ये सब सवाल हैं बीपीएससी काफ़ी अच्छे से पूछती है फ्रेंड्स। तो ज़रा सा भी जो है इस बार लापरवाही नहीं कीजिएगा। हर एक चैप्टर को, हर एक
जो टॉपिक को अच्छे से आप रेडी रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। क्वेश्चन नंबर 30 में है आपसे पूछ रहा है द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक विक्रेता और एक क्रेता की स्थिति को दर्शाता है फ्रेंड्स। एक क्रेता और विक्रेता द्विपक्षीय एकाधिकार को दर्शाता है। जब किसी वस्तु की मांग कम तथा पूर्ति अधिक होती है तो ऐसे विक्रेता की तुलना में क्रेता बेहतर स्थिति में होता है और ऐसे बाजार को हम क्रेता बाजार कहते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था। राइट आंसर हो जाएगा J.M. कीन्स ने दिया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स, J.B. ने दिया था। ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाजार का नियम जो है J.B. ने दिया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत की संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी। आपको बताना है जो भारत का संविधान है किसके प्रस्ताव पर, बेबल प्लान पर, क्रिप्स मिशन पर, अगस्त प्रस्ताव या कैबिनेट मिशन पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन के अनुशंसा पर बनाई गई थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। कैबिनेट मिशन का आगमन भारत में 24 मार्च, याद रखिएगा डेट, 1946 को हुआ था। 24 मार्च 1946 को आगमन हुआ था कैबिनेट मिशन का और इसमें ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य थे। इनके नाम भी कई बार पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, पैंथिक लॉरेंस, सर स्टेडफोर्ड क्रिप्स और A.B. अलेक्जेंडर। ये 3 नाम कई बार आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट सवाल में है आपका राज्य का अनिवार्य तत्व निम्न में कौन सा है। प्रभुसत्ता, शासन, राज्य क्षेत्र, ये सभी। तो राज्य का जो अनिवार्य तत्व माना जाता है फ्रेंड्स, यह आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी को माना जाता है। राज्य के 4 अनिवार्य तत्वों में जनसंख्या आपका नहीं दिया गया है, याद रख सकते हैं आप, जनसंख्या, उसके बाद हो जाएगा आपका प्रभुसत्ता, संप्रभुता या जिसे कहते हैं सरकार, और राज्य क्षेत्र। ये सभी जो होते हैं राज्य के अनिवार्य तत्वों में शामिल होते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। निम्न में कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। तो ताना भगत आंदोलन के साथ जो है उराव जनजाति जुड़ी हुई है, याद रखिएगा। ताना भगत आंदोलन 1914 से 1920 तक के बीच जो है तत्कालीन बिहार के छोटा नागपुर इलाके में उराव जनजाति द्वारा किया गया था और इस आंदोलन के प्रवर्तक जतरा भगत थे, जिन्हें बिरसा मुंडा कभी जमी तो कभी केसर बाबा के समतुल्य होने की बात कहा करते थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में है नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी। तो नौजवान भारत सभा जो है सरदार भगत सिंह ने स्थापित की थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में है बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। तो यह तीनों मिलकर जो है त्रिरत्न कहलाते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं लिच्छवी दोहत्री किसे कहते हैं। तो किसे कहा जाता है लिच्छवी दोहत्री, तो यह कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। और समुद्रगुप्त जो थे चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे, जिन्हें लिच्छवी दोहत्री कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। तो यह स्थल है आपका ऑप्शन ए पंचमढ़ी पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जो हैं यह आपके मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है और यह ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई हैं। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को। 39 में पूछ रहा है कौन सी राज्य राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है। तो यह है NH2। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस तिथि को राज्य सरकार द्वारा मेधा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। तो यह निर्णय 3 दिसंबर को लिया गया है राज्य सरकार द्वारा मेधा दिवस मनाने का। नेक्स्ट सवाल में पूछ रहा है आपसे अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं। तो जो अजंता की कलाकृतियाँ हैं यह गुप्त काल से संबंध रखती हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और अजंता की गुफाएं गुप्त शासकों द्वारा औरंगाबाद के महाराष्ट्र में निर्मित करवाया गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को।
1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? तो यह है आपका त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह मंदिर जो है आपका अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है। क्वेश्चन नंबर 43 में है आपका, निम्न में कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? आपको बताना है। कैलिफोर्निया, ओयाशियो, क्यूरोसियो या कन्नारी। तो जो आपका क्यूरोशिया है यह आपका ठंडी महासागरीय जलधारा नहीं है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। यह एक जो है आपका गर्म जलधारा है। क्या है? क्यूरोशियो गर्म जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 44 में है, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो यह है आपका ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 45 में है आपका, किस देश को 2026 शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए चुना गया है? तो यह चुना गया है इटली को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को, निम्नलिखित में किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया है? तो कौन ऐसे व्यक्ति हैं? तो यह हैं आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 47 में है, भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? तो भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर जो है यह आपका अप्सरा है, जिसे आपका 10 अगस्त 1948 को जो है परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना के साथ ही जो है भारत में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान की यात्रा को शुरू किया गया था फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 को, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों हेतु किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया? तो यह राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट सवाल में पूछ रहा है, दुबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में कितने स्वर्ण पदक जीता? तो किसने जीता स्वर्ण पदक? तो यह जीता गया है आपका सुमित भाले ने। नेक्स्ट सवाल में है, टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया गया? तो यह घोषित किए गए हैं एलन मस्क। याद रखिएगा, एलन मस्क जो है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के लिए जो है 2021 के लिए घोषित किए गए, नामित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में है आपका, 152 डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है फ्रेंड्स? तो सॉल्व करने पर आप पाएंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 66.67 डिग्री सेल्सियस, 66.67 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 में है, पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका जो है वर्तिका या जिसे वर्तिकाग्र कहा जाता है, इस भाग को जो है केसर के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। और केसर सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में मिलता है, तो याद रखिएगा। और केसर का सबसे बड़ा उत्पादक अगर देश पूछे, यह बीपीएससी में पूछा जा चुका है सवाल कि सबसे बड़ा विश्व का केसर उत्पादक राज्य नहीं देश कौन सा है? तो याद रखिएगा ईरान है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 को, निम्नलिखित में कौन सबसे सशक्त स्कंदक है? तो सबसे सशक्त स्कंदक जो हो जाएगा ये एल्युमिनियम क्लोराइड हो जाएगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, 15 ओम का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 8 ओम तथा 20 ओम के दो प्रतिरोधी को समानांतर क्रम में जोड़ा गया। 8 ओम का मान क्या ज्ञात करना है आपको। तो सॉल्व करने पर फ्रेंड्स 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में अधिक द्रव्यमान किसका है? तो सबसे अधिक द्रव्यमान न्यूट्रॉन का होता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 56 में है, जल का घनत्व 1 ग्राम सीसी है, यह बिल्कुल सही है। तो किस पर सही हो जाएगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर यह जो है सही होता है फ्रेंड्स, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का घनत्व जो है अधिकतम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 को देख लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। तो किस में निहित है? सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 58 में है, डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है। तो डेटॉल में जो मौजूद प्रतिरोधी यौगिक होता है यह आपका होता है एनलोरॉक्सीलेनोन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बुद्धि का केंद्र स्थित है कहाँ पर, यह बताना है आपका। रखिएगा यह प्रमस्तिष्क में जो है आपका स्थित होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा कितनी होती है?
तो सामान्य जो होता है वयस्कों में मानव में रुधिर की सामान्य जो मात्रा पाई जाती है फ्रेंड्स, ये होता है 5 लीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 5 से 6 लीटर, आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 को। यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक हो तो ऊष्मा मुक्त होती है और अभिक्रिया को डैश अभिक्रिया कहा जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है कीट विज्ञान अध्ययन है। किसमें हम कीट विज्ञान अध्ययन करते हैं फ्रेंड्स? कीट विज्ञान के अंतर्गत तो ऑब्वियसली हम कीटों का ही अध्ययन करेंगे, जिसे इंग्लिश में हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। तो याद रखिएगा, इंग्लिश में एंटोमोलॉजी कहते हैं और हिंदी में कीट विज्ञान कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम कीटों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है एक्सोबायोलॉजी का एक विज्ञान है जिसका संबंध है। तो एक्सोबायोलॉजी जो है यह संबंध रखता है आपका, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ, बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ। क्वेश्चन नंबर 64 में है पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? तो यह हो जाएगा आपका हाइड्रोजन सल्फाइड में जो है निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 में है दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसने पीछे का सिद्धांत दिया था? तो दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? तो यह है आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, सिनेमा के पीछे का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 66 में है हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। तो यह है आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन इसका उदाहरण हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 67 में है तरंग एक माध्यम स्थान से दूसरे स्थान को गति करते समय स्थानांतरित करती है। तो जब तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करते समय स्थानांतरित करती है तो यह हो जाएगा उसमें ऊर्जा, ताप, माध्यम के कण, ये सभी जो होते हैं जो स्थानांतरित करती है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 को। पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? तो प्राथमिक उत्पादक हो जाएंगे पादप, याद रखिएगा, पौधे। नेक्स्ट है प्रचार उद्देश्यों के लिए भेजे जाने वाले अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश कहलाते हैं। तो ऐसे संदेश को हम स्पैम कहते हैं, याद रखिएगा फ्रेंड्स, अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश को हम स्पैम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 को। ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? तो ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक मैदा और खमीर होता है। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? तो आपातकालीन हार्मोन हम एड्रीनल ग्रंथि को कहते हैं या हार्मोन को कहते हैं। नेक्स्ट है मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित करता है, या जो होता है घूमता रहता है? तो यह हो जाएगा एनोफिलीज मादा मच्छर, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 को। क्वेश्चन नंबर 73 में है आपका अमरबेल क्या है, आपको बताना है। तो अमरबेल जो है पूर्ण तना परजीवी होता है, याद रखिएगा, यह एक प्रकार का पूर्ण तना परजीवी होता है। हरे पीले रंग की जो है बिना पत्ती वाली एक किस्म परजीवी लता या बेल होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो नाइट्रोजन जो होता है यह प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और प्रोटीन अत्यंत जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है जिसकी रचना लगभग 20 एमिनो एसिड से भिन्न भिन्न संयोजनों से होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल है आपका प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की गई थी आपका मैक्सवेल के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड वीडियो कैसा लगा प्लीज़ फीडबैक दिया कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे।